मैं आप लोगों के सामने फिर नया वीडियो लाया हूँ जो कि एकदम एनसीईआरटी का काढ़ा है। और मैंने रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाया हूँ। ये क्लास 10th में यानी बोर्ड में एग्ज़ाम में ये आता है और आपको एकदम नया चीज़ मिलने वाला है। जो हो सकता है कि आप एनसीईआरटी का लाइन तो पढ़े होंगे, लेकिन कहीं न कहीं आप मिस कर गए होंगे। अब 24 में कहता है, बहुत ही अच्छा बात है। हो सकता है यहाँ पर भी आपको नया मिलने वाला है, एकदम नया मिलेगा। देखिए, दोनों अभिक्रिया का उपयोग, ये ऊपर में दो अभिक्रिया है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया जो है यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये दोनों अभिक्रिया जो बना है ना, ये दोनों अभिक्रिया उसको हम कह सकते हैं, इसका उपयोग जो होता है श्याम यानी श्वेत फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट जो मूवी होता है उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी श्याम और श्वेत फोटोग्राफी में, श्याम जानते हैं काला और श्वेत मतलब उजला, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या होता है, AGBR और AGCL का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 25 नंबर कहता है क्या, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है। चलिए, हम लोग को समझ में तो आ गया, जो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा उसका रंग कैसा होगा, नीला होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ नया मिलने वाला है, ये Fe यानी लोहा है और ये कॉपर सल्फेट है, इसका रंग कैसा है, नीला। लेकिन जब इससे क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो अभिक्रिया करने के बाद ये Fe यहाँ आ जाएगा और Cu हट जाएगा। क्यों? क्योंकि Fe जो होता है ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, किससे, तो Cu से। इसलिए Cu को यहाँ से विस्थापित कर देगा और Fe अपना जगह बना लेगा, तो ये बनेगा FeSO4 और Cu, ठीक है। अब देखिए, वह जो अभिक्रिया हुआ है उस अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हुआ, जब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 में लोहे की कील डाला जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें लोहे का कील क्या किए, हम डाल दिए। जब डालें तो कील का रंग क्या होता है, भूरा रंग हो जाता है, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो जरूर मिलेगा या आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। यानी जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहा को डालते हैं, लोहे के कील को डालते हैं, तो लोहे के कील का रंग क्या होता है, भूरा हो जाता है, तथा विलयन का रंग मलिन हो जाता है। पूछेगा विलयन का रंग क्या होगा, तो मलिन हो जाएगा, और लोहे के कील का रंग क्या होगा, तो क्या कहेंगे, भूरे रंग का होता है। और पूछेगा कॉपर सल्फेट जो था इस विलयन का कैसा रंग होता है, तो आप क्या कहेंगे, नीला रंग होता है। समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या कहा, ऊपर के जो अभिक्रिया है, चलिए ऊपर की अभिक्रिया ये हुआ, हाँ, ऊपर की जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में एकल विस्थापन हुआ है, या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एकल विस्थापन का मतलब होता है यहाँ पे एक पदार्थ गया, किसी यौगिक से एक तत्व को हटा दिया, यानी एकल विस्थापन होता है, ठीक है। यहाँ पे Zn यानी जिंक है, Fe यानी लोहा है, और Pb यहाँ पे सीसा है, Cu यहाँ पे कॉपर है। इस चारों में पूछेगा कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील धातु है, तो हम क्या कहेंगे, जिंक कहेंगे। आपको यहाँ पे पता होगा ये दो मुंह है, दो मुंह वाला क्या होता है, बड़ा होता है, एक मुंह वाला छोटा होता है, ये छोटा है। इसका मतलब Fe ज्यादा ताकतवर, सॉरी, जिंक ज्यादा ताकतवर है Fe से, Fe भी ज्यादा ताकतवर है Pb से, और Pb भी ज्यादा ताकतवर है Cu से। ये आपको एक ऑर्डर में दिया गया है। चलिए, तो हम इस दो अभिक्रिया को इस चीज से देखते हैं कौन गलत है और कौन सही है। हो सके तो आप बना करके देख सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे Zn है जो कि यहाँ पे सॉलिड है, और यहाँ पे CuSO4 है जो कि Aq यानी एक्वस विलयन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये Zn क्या है, ज्यादा ताकतवर है, किससे, Cu से, है ना। चलिए, ये तो ठीक है भाई, Zn वास्तव में ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा क्रियाशील तत्व है, क्रियाशील धातु है, किससे, तो कॉपर से। इसलिए Zn क्या करेगा, ये कमजोर एलिमेंट को यानी कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देगा और ये खुद यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर वही हुआ है, ये क्या हुआ है, यहाँ आ गया है, इसको भगा दिया। देखो यहाँ पे आ गया, Cu को क्या किया है, भगा दिया है। क्यों भगाया, क्योंकि Zn क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, किससे, Cu से। अब नीचे वाला हम देखते हैं, यहाँ पे Cu है जो कि कम क्रियाशील वाले तत्व है, और यहाँ पे Zn है जो कि ज्यादा क्रियाशील वाले तत्व है। क्या आप बता सकते हैं, एक मोटा व्यक्ति को क्या पतला आदमी हम लोग के जैसा उसको भगा सकता है,
नहीं भगा सकता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है, ये जैरन है जो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा क्रियाशील तत्व है Cu से, तो ये इसको नहीं भगा सकता है। इसका मतलब ये है, ये अभिक्रिया हमने ज़बरदस्ती करवाया और रासायनिक अभिक्रिया को मैंने क्या किया, रूल को, नियम को फेल किया, इसलिए मेरा आपका क्या होगा यहाँ पे गलत होगा। बट ऊपर वाला क्या है, सही है। चलिए, ऊपर तक जो मैंने देखा वह एकल विस्थापन की बात था। अब हम करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे एग्जाम्पल है क्या, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, दोनों एक्वस है। जब दोनों को मिलाया गया, एक बीकर में सोडियम सल्फेट और एक बीकर में बेरियम क्लोराइड, जब दोनों बीकर को हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद क्या होगा, यहाँ पर बेरियम सल्फेट होगा और NaCl यानी नमक प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं ये BaSO4 जो होगा, ये अघुलनशील पदार्थ, यानी ये घुलेगा नहीं, ये ऐसा कठोर पदार्थ बनेगा कि ये घुल नहीं सकता है, इसलिए इसको हम कहेंगे अविलय। क्या कहेंगे, अविलय, जो किसी में विलय नहीं हो, किसी में मिलेगा नहीं। उसके बाद इसी को हम, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे, अवक्षेप का निर्माण हुआ। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव और आ सकता है, यानी BaSO4 का रंग कैसा होगा, तो श्वेत रंग, यानी BaSO4 से रंग पूछेगा तो श्वेत रंग कहेंगे। यह कैसा है, यौगिक, तो अविलय है। या कौन सी अभिक्रिया है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे, यानी अवक्षेप बना। और बड़ी बात यहाँ पे यह है कि Na क्या हुआ, प्रथम यौगिक तत्व दूसरे यौगिक तत्व में गया, Ba को हटाया, और Ba क्या किया, Na को हटा दिया, और ये यहाँ पे आ गया। तो दो तत्व का यहाँ पे विस्थापन होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए, और हम आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है कि यहाँ पे Cu मैंने कॉपर को लाया और घर में रखा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की हो रही है वृद्धि, जब ऑक्सीजन वृद्धि होगा तो उपचयन होगा, जानते हैं, आप भी जानते हैं। चलिए, अब देखते हैं 30 नंबर में, यहाँ पे जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया वह उपचयन हुआ। अब ऑक्सीजन का जो वृद्धि हो गया, ये जो सामान जो है थोड़ा सा कलर हो गया है, मतलब खराब हो गया है, तो उसको हमको क्या करना है, ठीक करना है। तो हाइड्रोजन गैस को लाएंगे। चलिए, हाइड्रोजन गैस को लाएं और इसमें हम मिलाएंगे। जब मिलाएंगे तो आपको मालूम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होता है, आपस में एक दोस्त होता है जो रिएक्शन करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्या करेगा, जल का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या करेगा, जल बना लेगा। जल बना लिया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छा बात ये था, जो मैंने मार्केट से लाया था और घर में रखा तो खराब हो गया, उस खराब पदार्थ को हटा दिया, ऑक्सीजन को हटा करके प्योर कॉपर यहाँ पे आ गया, यानी कॉपर मतलब चमकता हुआ हमारे हाथ में आ गया। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की इस अभिक्रिया में कमी होती है, इसलिए कमी वाला को अपचयन कहते हैं और वृद्धि वाला को उपचयन कहते हैं। जब दोनों होता है तो रेडॉक्स होता है। ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या हुआ है कि Zn-O में यानी ऑक्सीजन की कमी हुई है तो अपचयन होगा, और कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो अपचयन होगा। और जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होती है उसको हम कहते हैं रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। चलिए दोस्तों, आज का मेरा 3rd वीडियो ये कंप्लीट हुआ। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो क्लास 10th में एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए बेस्ट है। और ये एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है आपको NCERT से अंदर से लिया गया है, पूरे NCERT प्योर एक लाइन है ना, एक लाइन भी छोड़ा नहीं गया है। और मैं ऐसे ही चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 डॉट यानी 16 चैप्टर है NCERT बुक में, और 16 चैप्टर का कम से कम मैं 100 वीडियो बनाऊंगा।